नमस्कार दोस्तों। हमारी आयुर्वेदा की लेक्चर सीरीज़ चल रही है और हम इस लेक्चर सीरीज़ में आयुर्वेद का इतिहास पढ़ रहे हैं। हमने अपने 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं और आज हम अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देख लो, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ सकें। और इसके साथ ही हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो कृपया इस चैनल को हमारा हौसला बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, और इसके साथ साथ लेक्चर्स को लाइक भी करें। हमने अपने दूसरे लेक्चर में चरक संहिता का इतिहास शुरू किया था। दुनिया की कोई भी चीज़, जिस चीज़ का इतिहास 2000 सालों से ज़्यादा पुराना होता है, उस चीज़ के इतिहास को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें 2 चीज़ों की समझ होना बहुत ज़रूरी है, और वो 2 चीज़ें हैं ईसवी और ईसवी पूर्व। तो क्योंकि आयुर्वेद का इतिहास तो सृष्टि निर्माण से भी पहले का है, इसलिए हमें आयुर्वेद के इतिहास को अच्छी तरह से समझने के लिए ईसवी और ईसवी पूर्व की समझ होना बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए हम सबसे पहले ईसवी और ईसवी पूर्व का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। आज 2022 चल रहा है। इससे पहले 2021 चल रहा था। उससे पहले 2020 चल रहा था। अगर हम ऐसे ही पीछे पीछे चलते जाएं तो हम उस साल में पहुंच जाएंगे जहां से इन सालों की गिनती शुरू हुई थी। मतलब हम साल नंबर 1 में पहुंच जाएंगे। साल नंबर 1 में ही ईसा जी का जन्म हुआ था, और उसके बाद के जितने भी साल हैं उनके साथ हम ईसवी लगाते हैं। मतलब आज 2022 चल रहा है तो हम कहते हैं कि इस समय 2022 ईसवी चल रहा है। अगर किसी राजू नाम के लड़के का जन्म 1990 में हुआ है तो हम कहते हैं कि उसका जन्म 1990 ईस्वी में हुआ है। इसका मतलब ये है कि उसका जन्म ईसा के जन्म से 1990 साल बाद हुआ है। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि गुरु नानक देव जी का जन्म ईसा के जन्म से 1469 साल बाद हुआ है। परंतु अगर किसी व्यक्ति का जन्म ईसा के जन्म से भी 1 साल पहले हुआ हो तो हम उसके जन्म का जो साल है उसको 1 ईस्वी पूर्व लिखते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि उसका जन्म 2022 जमा 1 आज से 2023 साल पहले हुआ है। अगर किसी इंसान की मृत्यु ईसा के जन्म से भी 100 साल पहले हुई है तो हम उसकी मृत्यु को 100 ईस्वी पूर्व लिखते हैं। इसका मतलब कि उसकी मृत्यु आज से 2022 प्लस 100 2122 साल पहले हुई है। अगर किसी इंसान की शादी ईसा के जन्म से 800 साल पहले हुई है तो हम उसकी शादी के साल को 800 ईस्वी पूर्व लिखते हैं। इसका मतलब कि उसकी शादी आज से 2022 प्लस 800 साल पहले हुई है। तो अब शायद आपको ईस्वी और ईस्वी पूर्व का मतलब समझ आ गया होगा। मतलब ईसा के जन्म के बाद के जो साल हैं उनको हम ईस्वी से लिखते हैं, और ईसा के जन्म से पहले के जो साल हैं उनको हम ईस्वी पूर्व से लिखते हैं। तो अगर हमने किसी उस घटना के सालों का पता लगाना हो कि वो घटना आज से कितने साल पहले हुई है, जो घटना ईसा के जन्म से पहले हुई है, तो हम ईसा के जन्म को आज जितने साल हो गए हैं उन सालों में वो घटना जितने साल ईसा के जन्म से पहले हुई है उन दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि वो घटना आज से कितने साल पहले हुई है। तो उम्मीद है कि आपको ईस्वी और ईस्वी पूर्व का मतलब पता चल गया होगा। तो आइए अब हम चरक संहिता का इतिहास शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, देवलोक से भारद्वाज पृथ्वी पर आयुर्वेद को लेकर आए और उन्होंने उस आयुर्वेद का ज्ञान
बहुत सारे महर्षियों को दिया और इनमें से एक महर्षि थे आत्रेय, और इस आत्रेय महर्षि का पूरा नाम पुनर्वसु आत्रेय था। और इस पुनर्वसु आत्रेय नाम के महर्षि ने कोई भी किताब नहीं लिखी, परंतु उन्होंने जब आयुर्वेद का ज्ञान अपने 6 शिष्यों को दिया तो इन 6 शिष्यों ने अपनी अपनी किताबें लिखी, और इन 6 शिष्यों में से जो सबसे महत्वपूर्ण किताब लिखी गई वो इनके एक शिष्य जिनका नाम अग्निवेश था, उन्होंने अग्निवेश तंत्र नाम की एक किताब लिखी। और इस अग्निवेश तंत्र का नाम आगे चलकर चरक संहिता हो गया। तो क्योंकि सबसे पहले अग्निवेश ने जो बातें आत्रेय जी के मुंह से सुनी थी उन बातों को ही उन्होंने अपनी किताब में लिखा था। मतलब जो उपदेश आत्रेय जी ने अग्निवेश को दिया था उस उपदेश को ही अग्निवेश ने अपनी अग्निवेश तंत्र नाम की किताब में लिखा था। और क्योंकि अग्निवेश तंत्र का ही नाम आगे चलकर चरक संहिता हो गया था तो इसलिए ये समझा जाता है कि चरक संहिता का उपदेश है जो वो सबसे पहले आत्रेय जी ने दिया था, इसलिए आत्रेय जी को चरक संहिता का उपदेष्टा कहा जाता है। आत्रेय जी के पिता का नाम अत्रि था और अत्रि जी ही मतलब उनके पिताजी ही आत्रेय जी के गुरु थे। आज का जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। मतलब अगर किसी के पिता की कास्ट अग्रवाल है और उसकी माता की कास्ट गुप्ता है तो बच्चे के नाम के साथ गुप्ता नहीं लगता, उसके नाम के साथ पिता की कास्ट अग्रवाल ही लगती है। परंतु पुराने समय में औरत प्रधान समाज होता था, इसलिए बच्चे के नाम के साथ हमेशा उसकी माता की कास्ट लगती थी। आत्रेय जी की माता का नाम चंद्रभागा था और आत्रेय जी को चंद्रभागी भी कहा जाता है। जैसे अगर किसी इंसान का नाम मनप्रीत सिंह हो तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मनप्रीत है। कोई मनप्रीत सिंह गिल हो सकता है, कोई मनप्रीत सिंह ढिल्लों हो सकता है, कोई मनप्रीत सिंह बराड़ हो सकता है। जिस समय चरक संहिता लिखा जा रहा था तो उस समय पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही आत्रेय नहीं थे, कई और भी महर्षि थे जिनके नाम के पीछे आत्रेय लगता था। तो पूरी चरक संहिता में कुल 3 आत्रेयों का नाम आया है। एक तो हैं पुनर्वसु आत्रेय जिन्होंने चरक संहिता का उपदेश अग्निवेश को दिया था, और दूसरे 2 और आत्रेय हैं, एक का नाम कृष्ण आत्रेय और दूसरे का नाम भिक्षु आत्रेय है। तो इन 2 आत्रेयों के बारे में हम फिर किसी दिन पढ़ेंगे कि इनका नाम चरक संहिता में कहाँ पर आया है और इन्होंने कौन कौन सी बातें कही हैं। अभी सिर्फ आपने यही याद रखना है कि चरक संहिता में कुल 3 आत्रेयों का नाम आया है और उनमें से एक चरक संहिता के उपदेष्टा पुनर्वसु आत्रेय हैं और दूसरे 2 और आत्रेय, एक का नाम कृष्ण आत्रेय और दूसरे का नाम भिक्षु आत्रेय है। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि चरक संहिता एक बहुत ही पुराना ग्रंथ है। इसको किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, इसको पहले किसी एक व्यक्ति ने लिखा था, उसके बाद दूसरे व्यक्ति ने उसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर दी और इसके बाद एक और व्यक्ति आए जिन्होंने इसमें कई और नई चीज़ें ऐड की हैं। तो इसलिए ये चरक संहिता 3 लोगों के द्वारा लिखी गई है, इसलिए कहा जाता है कि यह चरक संहिता 3 सत्रों पर लिखी गई है, अर्थात 3 अलग अलग समय पर यह चरक संहिता 3 अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई है। आत्रेय ने आयुर्वेद का ज्ञान अपने 6 शिष्यों को दिया था और इन 6 शिष्यों में से एक शिष्य का नाम अग्निवेश था। तो आइए अब हम अग्निवेश के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो आत्रेय के 6 शिष्यों में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जो शिष्य था उसका नाम अग्निवेश था। अग्निवेश चरक संहिता के तंत्रकर्ता हैं, लेखक हैं। सबसे पहले सत्र पर इन्होंने ही चरक संहिता की किताब लिखी है। इन्होंने जो चरक संहिता की किताब लिखी है वो सूत्र रूप में लिखी है। मतलब सूत्र का मतलब होता है धागा, और जिस प्रकार बहुत सी बिखरी हुई चीज़ों को एक सूत्र में, एक धागे में पिरो दिया जाता है, वैसे ही इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक ग्रंथ में, एक किताब में लिख दिया था और इसलिए अग्निवेश के द्वारा लिखी हुई किताब का जो रूप है उसे सूत्र रूप कहा जाता है। अग्निवेश का जो समय है वो उपनिषद काल बताया गया है। मतलब हिंदू धर्म में बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं जैसे रामायण, महाभारत, ब्राह्मण, वेद, और इस प्रकार ही हिंदू धर्म में एक प्रकार के ग्रंथ लिखे गए हैं जिन्हें हम उपनिषद बोलते हैं।
और जब हम अग्निवेश तंत्र की भाषा और उपनिषद की भाषा को देखते हैं तो हमें पता चलता है इनकी भाषाओं में बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं, जिसके आधार पर इतिहासकारों को यह पता चलता है कि अग्निवेश तंत्र भी उसी समय लिखा गया है जब उपनिषद लिखे गए थे। तो अगर हम अग्निवेश महर्षि का जो है समा देखें तो हमें पता चलता है कि आज से लगभग ये 3000 से भी ज़्यादा समय पहले हुए हैं। मतलब इनका जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व है। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि आज 2022 चल रहा है, तो 2022 प्लस 1000 3022 साल आज से पहले अग्निवेश हुए हैं। तो जो किताब अग्निवेश ने लिखी थी उस किताब का नाम अग्निवेश तंत्र था, और हम देखते हैं कि यही अग्निवेश तंत्र बाद में बदलकर चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके बाद हमारे पास आते हैं महर्षि चरक। महर्षि चरक ने इतनी चीज़ें अपने तजर्बे के आधार पर अग्निवेश तंत्र में ऐड की, इतनी चीज़ें अपने तजर्बे के आधार पर अग्निवेश तंत्र में जोड़ दी कि अग्निवेश तंत्र का नाम ही बदलकर महर्षि चरक के नाम पर चरक संहिता हो गया। महर्षि चरक को चरक संहिता का संस्कृता या भाष्यकार कहा जाता है। संस्कृता या भाष्यकार का हम यहाँ पर मतलब समझते हैं। जब अग्निवेश ने अग्निवेश तंत्र लिखा था तो उन्होंने इस किताब को बहुत ही छोटी बनाया था। इस किताब को उन्होंने सूत्र रूप में लिखा था। ये सूत्र रूप क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी किताब में लिख दे कि हमें सुबह उठकर चाय पीनी चाहिए, परंतु वो ये ना बताए कि चाय होती क्या है या फिर चाय कैसे बनाई जाती है, तो इसे हम कहते हैं सूत्र रूप। और उसके बाद कोई और व्यक्ति आए और वो उस किताब में पहले तो ये लिखे कि हमें सुबह उठकर चाय पीनी चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी बता दे कि चाय कैसे बनाई जाती है। इसमें सबसे पहले पानी को उबाला जाता है, उसके बाद उसमें चाय पत्ती डाली जाती है, और उसके बाद उसमें दूध डाला जाता है। तो इस प्रकार जो पूरी की पूरी चीज़ पढ़ने वाले को समझ आ जाए, तो जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को इस प्रकार से लिख देता है कि पढ़ने वाले को चीज़ों को समझने के लिए किसी दूसरे से कुछ पूछना ना पड़े या किसी दूसरी किताब को ना पढ़ना पड़े, तो वो व्यक्ति जिसने उस किताब को व्याख्या सहित लिखा है उसे हम संस्कृता या भाष्यकार कहते हैं। तो इसी तरह अग्निवेश ने अग्निवेश तंत्र तो लिखा था, परंतु जो चीज़ें अग्निवेश ने लिखी थी उनको समझने के लिए हमें दूसरी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती थी, या फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो पढ़ने वाले को समझ नहीं आती थी। तो चरक ने अग्निवेश की सारी चीज़ों की व्याख्या की, और इस तरीके से उन्होंने किताब को लिखा कि पढ़ने वाले को बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझ आने लगी, और उसको किसी भी और व्यक्ति से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी दूसरी किताब से उन चीज़ों के कोई अर्थ देखने की ज़रूरत पड़ी। तो इतना जब चरक महर्षि ने अग्निवेश तंत्र के साथ किया, तो महर्षि चरक के नाम पर ही जो अग्निवेश तंत्र का नाम है वो चरक संहिता पड़ गया। सबसे पहले अग्निवेश ने इसे लिखा था, उसके बाद महर्षि चरक ने चरक संहिता को लिखा है, तो इसलिए ये लिखत का जो है दूसरा सतर माने जाते हैं। महर्षि चरक के पिता का नाम विशुद्ध था। महर्षि चरक के गुरु का नाम वैशंपायन था। महर्षि चरक का जो काल है, जैसे हमने देखा कि अग्निवेश का काल है जो वो उपनिषद काल है, और महर्षि चरक का काल जो है वो शुंग काल कहा जाता है। मतलब हमारे भारत देश में बहुत से राजा हुए हैं, जैसे हमने पहले भी बात की कि कभी यहाँ पर मुग़लों का राज हुआ करता था, तो मुग़लों के राज का जो समय है उसे मुग़ल काल कहा जाता है। इसी तरह हमारे देश में अंग्रेज़ों ने भी राज किया, तो अंग्रेज़ों का जो समय है उसे अंग्रेज़ों का काल कहा जाता है। तो इस समय हमारे देश में लोकतंत्र चल रहा है, तो इसको लोकतंत्र काल कहा जाता है। तो इसी तरह अगर हम पुराने ज़माने में चले जाएं तो एक समय एक राजा होते थे जिनका नाम था शुंग। तो इसलिए जब शुंगों का राज हमारे भारत पर होता था तो उस काल को शुंग काल कहा जाता था। तो जब शुंग राजा भारत पर राज कर रहे थे उस समय ही महर्षि चरक हुए हैं जिन्होंने चरक संहिता का दूसरा सतर लिखा है। अगर हम इनके समय की बात करें कि ये कितने साल पहले हुए हैं, तो ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व हुए हैं। मतलब जब ईसा का जन्म हुआ है उससे 200 साल पहले महर्षि चरक हुए हैं। तो हम 2022 में अगर 200 को जोड़ दें तो ये हमारा जो है 2222 साल जो है इनका समय आज से निकल कर आता है। तो मतलब आज से 2222 ईयर्स
पहले महर्षि चरक का है जो वो जन्म हुआ था। महर्षि चरक जो थे ये जजावर कोटि के ऋषि थे। जो ऋषि लोग होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं शालीन। शालीन का मतलब होता है वो एक जगह पर बैठकर जो है अपना काम करते हैं, एक जगह पर बैठकर अपना पूजा पाठ करते हैं, मरीज़ों को दवाई देते हैं और अपने ग्रंथ लिखते हैं। तो दूसरे होते हैं जजावर कोटि के ऋषि। जो जजावर कोटि के ऋषि होते हैं वो एक जगह नहीं बैठते, वो हमेशा घूमते रहते हैं। कभी इस गांव में चले गए, कभी इस जंगल में चले गए, कभी इस शहर में चले गए, तो वहाँ पर वो अपनी भक्ति करते हैं। कुछ दिन एक जगह पर डेरा लगाते हैं, वहाँ पर अपनी किताब लिखते हैं, मरीज़ों को देखते हैं और उसके बाद वो किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार के जो ऋषि होते हैं उनको जजावर कोटि के महर्षि कहा जाता है। तो महर्षि चरक भी कभी एक जगह पर टिक कर नहीं बैठते थे, वो हमेशा घूमते रहते थे, इसलिए इनको जजावर कोटि के ऋषि कहा गया है। इन्होंने जब इस किताब की व्याख्या की तो इस किताब का नाम मतलब अग्निवेश तंत्र का नाम चरक संहिता हो गया। पहले तो अग्निवेश ने लिखी, फिर चरक ने लिखी और इसके बाद एक और महर्षि हुए जिनका नाम है दृढ़बल। तो महर्षि चरक के बाद चरक संहिता की कुछ चीज़ें महर्षि दृढ़बल ने लिखी हैं, इसलिए दृढ़बल को चरक संहिता का तीसरा सतर बताया जाता है। महर्षि दृढ़बल का जो समय है सबसे पहले हम उसको पता कर लेते हैं। इनका जो समय है वो गुप्त काल कहा गया है। मतलब जब महर्षि दृढ़बल हुए हैं उस समय भारत पर गुप्तों का राज था, जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, इन राजाओं का जो राज था वो हमारे भारत पर हुआ करता था। तो इनका जो समय है वो चौथी शताब्दी बताया गया है। चौथी शताब्दी का मतलब है जब ईसा का जन्म हुआ है उससे 400 साल बाद। तो आज 2022 चल रहा है, तो अगर हम इससे 400 माइनस कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उतने साल पहले ही महर्षि दृढ़बल हुए हैं। 2022 माइनस 400 तो हमें पता चलता है इसकी वैल्यू 1622 आ जाती है। तो 1622 साल पहले हमारे पास जो है महर्षि दृढ़बल हुए हैं। महर्षि दृढ़बल के पिता का नाम कपिल बल था। तो इन्होंने जो चरक संहिता लिखी है उसे संग्रह रूप कहा जाता है। आइए अब हम संग्रह रूप का मतलब समझते हैं। तो जो महर्षि चरक हुए हैं वो ईसा से 200 साल पहले हुए हैं और महर्षि दृढ़बल ईसा से 400 साल बाद हुए हैं। तो इसका मतलब चरक से लेकर दृढ़बल तक का जो समय है वो 600 साल का है। तो इतने समय में जब चरक संहिता महर्षि दृढ़बल के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि इस चरक संहिता किताब के काफ़ी सारे पीछे के जो पन्ने थे वो नष्ट हो चुके थे, मतलब फट गए थे। परंतु जब उन्होंने किताब को खोलकर आगे से देखा तो आपको पता है किताब के स्टार्टिंग में एक इंडेक्स दिया होता है, उसमें बताया होता है किस किताब में कुल कितने अध्याय हैं और किस पेज पर कौन सा अध्याय है। तो महर्षि दृढ़बल ने जब इस चरक संहिता को देखा तो उन्होंने देखा कि इस किताब के पीछे के हिस्से में 41 अध्याय हैं जो वो नष्ट हो चुके हैं। तो मतलब पूरी किताब में उनको सिर्फ और सिर्फ 79 अध्याय ही मिले। तो महर्षि दृढ़बल बहुत ही दिमागी ऋषि थे। उन्होंने अपनी बुद्धि के सहारे इस चरक संहिता के जो 41 अध्याय थे उन्होंने वो पूरे किए। मतलब अपनी बुद्धि से उन्होंने ये 41 अध्याय लिखे और चरक संहिता की पिछली साइड पर उन्होंने इन अध्यायों को जोड़ दिया। तो इसलिए जितने अध्याय दृढ़बल ने लिखे हैं उनकी वैल्यू 41 है। तो कौन कौन से अध्याय दृढ़बल ने लिखे हैं? इन्होंने चिकित्सा स्थान, जैसा कि हमने देखा था कि चरक चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय हैं। तो जब दृढ़बल ने चिकित्सा स्थान को पढ़ा तो उन्होंने देखा तो इसके सिर्फ 13 अध्याय ही उस वक़्त मौजूद थे और 17 अध्याय नष्ट हो चुके थे। तो इन्होंने उस चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय जो हैं वो जोड़े। वो चिकित्सा स्थान के कौन कौन से अध्याय हैं जो दृढ़बल ने जोड़े हैं? तो दृढ़बल को जब चरक संहिता मिली तो चिकित्सा स्थान के जो पहले के 8 अध्याय थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अध्याय तो बिल्कुल उस चरक संहिता में पाए गए थे। और इनके अलावा भी कुछ और अध्याय चरक चिकित्सा स्थान में, एक अध्याय का नाम है अतिसार अध्याय, एक अध्याय का नाम है अर्श अध्याय, एक अध्याय का नाम है विसर्प अध्याय, एक अध्याय का नाम है द्विवर्णीय अध्याय, एक अध्याय का नाम है मदात्य अध्याय। तो ये अध्याय भी चरक संहिता में मौजूद थे। परंतु इनके अलावा बाकी के जितने भी 17 अध्याय हैं वो दृढ़बल ने इस चरक संहिता में जोड़े हैं। तो चरक संहिता के कुछ अध्याय मतलब 13 अध्याय तो दृढ़बल को मिल गए थे, उनको केवल 17 अध्याय ही लिखने पड़े। परंतु सिद्धि स्थान और कल्प स्थान में हमने देखा है कि 12-12 अध्याय चरक संहिता में पाए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा कल्प स्थान और सिद्धि स्थान ही दृढ़बल को नहीं मिला और इन्होंने अपनी बुद्धि के सहारे कल्प स्थान के पूरे 12 अध्याय और सिद्धि स्थान के पूरे 12 अध्याय इन्होंने लिखे हैं और 12 + 12
और चिकित्सा स्थान के 17, तो अगर हम इनका जोड़ करें तो ये 41 बनता है। तो दृढ़ बल ने चरक संहिता के जो हैं वो 41 अध्याय जो हैं वो अपनी बुद्धि के आश्रय लिखे हैं। तो इसलिए इन्होंने एक प्रकार से चरक संहिता का जो है वो संग्रह किया है, मतलब चरक संहिता को दोबारा से इकट्ठे किया है। इसलिए चरक संहिता के इस रूप को, जिस रूप को दृढ़ बल ने लिखा है, उसको संग्रह रूप कहा जाता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अग्निवेश ने जो किताब लिखी है उसको तो अग्निवेश तंत्र कहा गया है और चरक ने जो किताब लिखी है उसको चरक संहिता कहा गया है। तो यह संहिता और तंत्र में क्या अंतर होता है? तो जो किताब बहुत ही कम शब्दों में लिखी जाती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि चाय तो लिख दिया गया कि सुबह उठकर चाय पीनी चाहिए, लेकिन चाय बनाई कैसे जाती है ये अगर नहीं बताया गया तो ऐसी किताब को तंत्र कहा जाता है। और जिस किताब में ये लिख दिया जाए कि सुबह उठकर चाय पीनी चाहिए और उसमें चाय बनाने का तरीका भी बता दिया जाए, इसी चीज़ को हमें दूसरे से पूछने की ज़रूरत ना पड़े, तो उस किताब को संहिता कहा जाता है। तो जो अग्निवेश ने किताब लिखी थी उन्होंने किताब को बहुत ही कम शब्दों में लिखा था, और चरक ने जो किताब लिखी उन्होंने उस किताब को पूर्ण व्याख्या सहित लिखा है, इसलिए उनकी किताब को संहिता कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ही समाप्त होता है। मिलते हैं हम इस लेक्चर के MCQs के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।